दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए और ये तय हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन एक वो भी दौर था जब ये कहा जाता था विधानसभा में खड़े होकर कि दिल्ली के राजा तो हम हैं, ये एलजी होता कौन है। निश्चित रूप से संवैधानिक मर्यादाओं को अगर हम ध्यान रखें तो एलजी वो है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है राज्य और केंद्र के बीच में कड़ी के रूप में। यह संवैधानिक मर्यादा है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक व्यक्ति जो आम आदमी है, अगर जनता चाहे तो उसको कहां से कहां पहुंचा सकती है। यह डेमोक्रेसी है। केजरीवाल के पीछे जो भीड़ खड़ी है वो लोग इस उम्मीद से थे कि यह व्यक्ति कुछ करेगा, लेकिन वो क्या करेगा इसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन भरोसा कैसे करें, और यही कहानी है राजनीति की कि हम किस पे भरोसा करें, कैसे लोग हमें वोट देंगे। ये सब रणनीति अगर हम बना लेते हैं तो शायद हम देश में राजनीति में उतर सकते हैं। केजरीवाल ने इसकी भूमिका बहुत पहले से बनानी शुरू कर दी थी। अगर आप बात करें इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से लेकर जब मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई थी, बहुत सारे टीवी चैनल्स के जो लोग हैं वो मुझे बताते थे, जब मैं मुलाकात करते थे, जब वो फील्ड रिपोर्टर हुआ करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की, उनका ये कहना था कि केजरीवाल कुछ पोस्टर बनाते थे, उसको अलग अलग खास जगहों पे चिपका दिया जाता था और फिर अपने ही आदमियों से उन पे कालक पुतवा दी जाती थी। और कालक पुतवाने के बाद मनीष सिसोदिया को फोन किया जाता था। उस समय मनीष सिसोदिया एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध टीवी न्यूज चैनल में काम करते थे और फिर वहां से वो कैमरे की टीम जाती थी, उस सिचुएशन को हाईलाइट करती थी, रिकॉर्डिंग करती थी और टीवी चैनल्स पे चर्चा होती थी कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ है। और वहां से केजरीवाल की राजनीतिक शुरुआत हुई, क्योंकि वहीं से ही तो लाइमलाइट में आना था, और तो ऐसा कोई महान काम किया नहीं था कि जिसके कारण आप लाइमलाइट में आते। ये रणनीति रही केजरीवाल की अपनी पूरी इस कार्रवाई को लेकर। लेकिन दोस्तों वो तो थे शुरुआत के दिन, लेकिन करप्शन हिंदुस्तान में हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। इसीलिए जब अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन शुरू किया तब आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की यह तस्वीर बहुत प्रचलित हुई थी। उस समय वो अन्ना हजारे के खास थे, अपने आप को अन्ना हजारे का चेला बोलते थे और अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते थे। और अन्ना हजारे का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही था कि उन्होंने महाराष्ट्र में रहते हुए भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए मुश्किलें खड़ी करी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अन्ना हजारे का कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था। वो एक एक्टिविस्ट के रूप में एक गांव में रहते हैं और वहां से वो अपनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी बन चुकी है कि मीडिया और लोग उस पर विश्वास करने लगे। अब सवाल इस बात का है कि इस सब के बीच में जब सत्ता की बात आई, जब पूरा काम हुआ, ये पूरा मूवमेंट देश में चला, इस मूवमेंट का फायदा उठाकर केजरीवाल ने अपनी पार्टी लॉन्च करी। अन्ना हजारे ने उस समय भी इस बात को मना किया था कि देखिए आप राजनीति में मत जाइए, राजनीति एक ऐसा दलदल है कि आप खुद वहां बदनाम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अपने गुरु की बात केजरीवाल ने नहीं मानी। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, तभी मनीष सिसोदिया में बार बार कवरेज करके टीवी चैनल में अपने आप को हाईलाइट कराना। यह कोइंसिडेंस था कि अन्ना आंदोलन के अंदर केजरीवाल को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली और यही कारण था कि वो देश की मीडिया की सुर्खियों में आए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जनता ने कैसे भरोसा कर लिया, और यही बात है जिसको हमें समझनी होगी। केजरीवाल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं। वक्त के साथ साथ मैं आपको उनको डिटेल एविडेंस आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसको आपको समझना होगा। आफ्टर ऑल जनता ने किस पे भरोसा किया? जनता ने केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया, जनता ने इस डॉक्यूमेंट पे भरोसा किया। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसने जनता को ये कहा कि ये आदमी कुछ अलग करेगा,
इसलिए इस आदमी का साथ देना चाहिए। अब ये अलग कैसे होगा, इसको समझना जरूरी है। इसको इसलिए समझना जरूरी है कि आज से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में किसी राजनीतिक दल या नेता ने इस तरह का, जिसको आप ये कहते हैं प्रपंच या एक इनिशिएटिव, नहीं लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्या है। जब अगर आप इसको समझेंगे तो आप भी ये कोशिश करेंगे कि यार इस व्यक्ति का तो मुझे साथ देना चाहिए, और वही दिल्ली की जनता ने किया। अब ये कागज क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके कारण केजरीवाल को मुख्यमंत्री तक की कुर्सी नसीब हुई। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये एक शपथ है केजरीवाल के द्वारा साइन किया हुआ 7 जून 2013 को। 7 जून 2013, ये जब 2013 में चुनाव थे उससे पहले की बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं श्री अरविंद केजरीवाल, पिता गोविंद राम केजरीवाल, निवासी 403 गिरनार, कौशाम्बी, गाजियाबाद, शपथ लेता हूं कि विधान क्षेत्र, जो भी विधानसभा क्षेत्र उस समय, क्योंकि निर्णय नहीं हुआ था, उस समय भी ये नई दिल्ली से लड़े थे, उस समय निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए विधानसभा क्षेत्र खाली था। चुनाव लड़ने का पालन करूंगा, ये कमिटमेंट है, ये एफिडेविट है, ये शपथ पत्र है, ये उन्होंने कसम खाई थी। क्या कसम खाई थी, इसको समझते हैं। पहली बात, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। लाल बत्ती तो वैसे ही सरकार ने बंद कर दी। लाल बत्ती का मतलब है सरकारी गाड़ी। तो क्या केजरीवाल सरकारी गाड़ी में नहीं घूमे? निश्चित रूप से घूमे, और सबसे महंगी और सबसे बड़ी गाड़ी में घूमे। क्या अकेले घूमे? ऐसा नहीं। तो सबसे पहला जो वादा इन्होंने कहा था कि मैं लाल बत्ती की सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मतलब सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इन्होंने सबसे पहले अपनी वैगन आर को छोड़ा और सरकारी लग्जरी गाड़ी अडॉप्ट करी। दूसरा पॉइंट, मैं अपने सुरक्षा नहीं लूंगा। दिल्ली पुलिस पे इनको भरोसा नहीं, इन्होंने यहां तक कि पंजाब पुलिस से भी सहायता ली अपनी सुरक्षा के लिए। जो व्यक्ति बोलता था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, उसने एक नहीं 2-2 राज्यों से सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होने चाहिए। तो केजरीवाल ने बात तो सही कही थी, लेकिन नेता की सुरक्षा भी जरूरी है, हम इसमें डिनाई नहीं करते। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ पे जो आम आदमी थे केजरीवाल, वो एज ए नेता थे या आम आदमी के कार्यकर्ता थे या विधायक थे? किस रूप में सुरक्षा ली गई थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नेता से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता हूं पर्सनली, लेकिन ये कहना कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा और फिर चलो दिल्ली पुलिस आपको सुरक्षा देती है, अच्छी बात है। आपने पंजाब पुलिस से भी सुरक्षा मंगा ली। क्यों आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं था? क्योंकि वो केंद्र सरकार के तहत। इनको दिल्ली पुलिस पे और दिल्ली पुलिस की इंटीग्रिटी पे भरोसा नहीं है। इनको इस बात का डर था कि शायद दिल्ली पुलिस के माध्यम से केंद्र सरकार इनका कोई नुकसान ना करे। कभी ऐसा होता है? कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी सिर्फ जिसका ज्यूरिडिक्शन है उसके कहने पे दूसरे राज्य के अधिकारियों को तंग करे या वहां के नेताओं को तंग करे? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि गृह मंत्री जाके पुलिस कमिश्नर को बोलेंगे कि तुम अपना कांस्टेबल भेजो और केजरीवाल को तंग करो। इतना नीचे कौन गिरेगा सुरक्षा के मामले में? मुझे नहीं लगता। तीसरा पॉइंट, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। मतलब बंगला तो लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा। अब शीश महल किस कैटेगरी में आता है? छोटा बंगला या बड़ा बंगला? केजरीवाल ने आज तक इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया, और यहां तक भी केजरीवाल ने किसी को नहीं बोला कि हाँ शीश महल एक गलती थी, मैंने शीश महल में नहीं रहना चाहिए था, ये मेरे से एक भूल हो गई। आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। सामान्य घर मतलब 2 या 3 मैक्सिमम 4 बेडरूम फ्लैट। केजरीवाल ने तो 4 आसपास के सरकारी घरों को तोड़कर अपने बंगले में मिला लिया, अपना घर अलग। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री जो इस तरह के शपथ लेता हो
और फिर ये कहे कि मैंने 50 करोड़ रुपए जो लगाए वो चीफ मिनिस्टर के आवास के लिए लगाए, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और उससे पहले खुद ये कहते थे कि आम आदमी की तरह हम रहेंगे। अगला पॉइंट, मैं स्वराज की धारणा से सहमत हूं कि जनतंत्र में सत्ता सीधे जनता के पास होनी चाहिए, ना कि नेताओं और अफसरों के पास। ऐसा कानून लाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक ऐसा कानून नहीं आता मैं तब तक अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछकर करूंगा। शराब घोटाला किस जनता से पूछा गया? ये बात सही थी कि शराब घोटाले के अंदर इन्होंने पब्लिक के लिए कमेंट के लिए वेबसाइट पे डाला, करीब 14,000 से ज्यादा उस पर कमेंट्स आए। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा दोस्तों कि वो 14,000 जो फीडबैक आए या कमेंट्स आए वो 3 पीआर एजेंसीज को केजरीवाल ने हायर किया था, और उन्होंने दिल्ली सरकार को ये कहा था कि ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है और हमें तो ये पॉलिसी चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों कि कौन सी ऐसा समाज होगा जो शराब नीति के लिए कि हर घर के मोहल्ले गली के अंदर शराब की दुकान खुलवाए, शराब पिलवाए, एक पे एक फ्री दिलवाए। आज तक दुनिया में आपने कहीं देखा है कि समाज ने इस प्रवृत्ति का समर्थन किया? लेकिन केजरीवाल ने जो अपना गेम खेला, ये कह के कि मैंने जो पॉलिसी बनाई वो जनता से पूछ के बनाई है, उसमें 14,000 के आसपास जो ईमेल फीडबैक आए वो प्लांटेड थे, वो फिक्टिशियस थे, वो फर्जी थे। इस तरह से केजरीवाल ने अपनी शराब नीति बनाई जो बाद में केजरीवाल के लिए ही जंजाल बन गई। मैं जन लोकपाल बिल और चुनाव सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हूं। ऐसे कानून जल्द ही लाए जाएंगे, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। जन लोकपाल, इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जन लोकपाल बनाया। जन लोकपाल बनाया था एक रिटायर्ड एडमिरल को, उनको फ्रस्ट्रेट होके रिजाइन करना पड़ा। जहां तक बात है इंटरनल डेमोक्रेसी की, पहले ये था आम आदमी पार्टी के अंदर कि 2 बार से ज्यादा कोई भी उसका कन्वीनर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए सबसे पहले केजरीवाल ने उस आम आदमी पार्टी का जो कन्वीनर डोमेन था उसको बदल के कहा कि केजरीवाल जब तक चाहे कन्वीनर रह सकते। तो ना इंटरनल डेमोक्रेसी, ना लोकपाल, ना दिल्ली सरकार के लिए लोकपाल, ना जनता के लिए लोकपाल, ना पार्टी के अंदर लोकपाल, और इंटरनल डेमोक्रेसी तो कभी केजरीवाल को पसंद आई ही नहीं। इस बात को आपको समझना होगा, इसलिए जितने फाउंडर मेंबर्स थे सबको एक एक करके धक्के मार के निकाल दिया गया, और ये हकीकत है। बिना लोगों की मर्जी के उनकी जमीन छीनने की सरकार को नहीं होगी। ऐसा कानून लाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए, हाईवेज के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड चाहिए होती। उससे थोड़े समय पहले यूपी के अंदर यमुना एक्सप्रेस की लैंड को लेकर विवाद हुआ था। उसका फायदा उठाना और पूरे देश में किसानों को यह कहना कि देखिए आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो शुरुआत दिल्ली से थी, नजर देश पे थी। ये जो चाल थी केजरीवाल की, ये उन्होंने अपने शपथ पत्र में भी लिखी थी। और आखिरी पॉइंट, मैंने आम आदमी की पार्टी की विचारधारा एवं उद्देश्यों को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है और इसके पूर्ण रूप से सहमत हूं। उम्मीद प्रक्रिया को मैंने भी पढ़ लिया है और मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। हस्ताक्षर। अब केजरीवाल ने तो खुद ही स्क्रिप्ट किया था, तो निश्चित रूप से इन्होंने पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है इनको पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी अगर आम आदमी इस तरह के शपथ पत्र को पढ़ेगा और वो भी नोटराइज्ड है, साइंड है, अटेस्टेड है और सब कुछ है, डेट वगैरह सब है, क्या आपको नहीं लगेगा कि यह आदमी थोड़ा ईमानदार लगता है? बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे परतें उतरती गई। हकीकत यह हुई ओवरऑल कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने, अगर आप ध्यान से देखें, इस शपथ पत्र के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन विधानसभा में खड़े होकर केजरीवाल ने बोला था दिल्ली के राजा हम। मुख्यमंत्री से राजा बनने की जो प्रक्रिया थी वही केजरीवाल को ले डूबी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह के प्रपंच करने से जनता क्या गुनाह माफ करती थी?
आफ्टर ऑल इस देश की जनता जो समझदार है, वोट देती है, क्या वो नहीं देखती उसके आसपास क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? इसीलिए अच्छे अच्छे लोग जो सत्ता में थे वो आज याद भी नहीं किए जाते। कहा जाता है ना कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। केजरीवाल एक चढ़ता सूरज थे, इतना चढ़े कि पूरे देश की मीडिया पे छा गए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाए, लेकिन उसके बाद ढलाव शुरू हुआ और जिस तेजी से बढ़े थे उस तेजी से गिरे, और शायद उससे भी ज्यादा। अब सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का भविष्य क्या होगा। इसका भी मैंने एनालिसिस किया है, आने वाले वीडियोस में मैं उसकी आपके साथ चर्चा करूंगा। अगेन विद एविडेंस हम बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर ये चिट्ठी केजरीवाल ने या ये शपथ पत्र केजरीवाल ने साइन नहीं किया होता तो क्या केजरीवाल को देश की जनता चुनती या खासकर दिल्ली की जनता चुनती? आप बताइएगा। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, साक्ष्यों के साथ, ताकि हमारी चर्चा सार्थक हो, मीनिंगफुल हो, और आप जो टाइम लगाते हैं इस चैनल पे वो व्यर्थ ना जाए। इसी प्रयास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।